अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज आपसे 2 तारीख़ी वाक़यात शेयर करने हैं और तारीख़ी इसलिए कि आजकल अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान हर जगह पे इस वक़्त न्यूज़ में है। उसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि आपको 2-1 वाक़यात जो हैं वो सुनाए जाएँ, तो उससे हमें कुछ चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी मिलेगी। आपको याद होगा कि जब 9/11 हुआ था, जब 9/11 हुआ, मैं तो ख़ैर वहीं पे था और हमने सब कुछ अपनी आँखों से देखा वहाँ पे और बल्कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। मैं खुद बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची और मुझ पे भी अटैक हो गया था। तो एनीवे, ये जब सिलसिला शुरू हुआ, तो हमने देखा कि पूरी दुनिया की तरफ से कॉन्डेमनेशंस के और कंडोलेंसेस के मैसेजेस आने शुरू हुए। उनमें एक साहब जो थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे और वो थे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये उस वक़्त भी प्रेसिडेंट थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने जब ये देखा कि इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो उन्होंने ना सिर्फ़ ये कि इज़हार ताज़ियत किया, बल्कि प्रेज़िडेंट बुश को फ़ोन करके कहा कि जनाब, मेरी तरफ से हर किस्म की इमदाद जो है वो हाज़िर है आपके लिए। आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब उस वक़्त ये सिचुएशन थी कि तालिबान को अमेरिका कह रहा था कि आप मुल्ला उमर उनके हवाले कर दें, सॉरी, उसामा बिन लादेन उनके हवाले कर दें, वरना आपके ऊपर अटैक किया जाएगा। और तालिबान ज़ाहिर है कि कह रहे थे कि नहीं। तो इस सूरत हाल में प्रेसिडेंट बुश ने प्रेसिडेंट पुतिन की ये जो थी ऑफर, उसको रखते हुए सामने, आपको याद होगा कि एक होते थे जॉन बोल्टन, जो बाद में यूएन में अमेरिका के सफीर भी बने। उस वक्त ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और उसके साथ होते थे मशहूर मरूफ रिचर्ड आर्मिटेज, जो कि उस वक्त अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे स्टेट डिपार्टमेंट के। ये दोनों अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। बाद में फिर आपको याद होगा कि रिचर्ड आर्मिटेज जो थे वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए थे और उस वक्त वो ज़ाहिर है जब मुशर्रफ साहब का मामला हुआ और सारा कुछ, तो इनको उन्होंने भेजा रूस और कहा कि आप जाके उनसे बात करें और उनसे ये कहें कि हमें इजाज़त दें अपनी जो एयर स्पेस है उसकी, ताकि हम वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वहाँ पे भेज सकें अफ़गानिस्तान में। और जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें आपकी ज़रूरत होगी। तो वो सिर्फ ना सिर्फ ये कि रूस ने इसके ऊपर एग्री किया, बल्कि रूस ने कहा जी कि हम आपके साथ अपनी तमाम इंटेलिजेंस जो है वो भी, और आर्म्ड फोर्सेस को भी उन्होंने कहा कि अपनी जो आपके पास भी जो इंफॉर्मेशन है अफगानिस्तान के मुतालिक, वो आप ख़ास तौर पे नॉर्दर्न अलायंस के हवाले से वो आप इनके साथ शेयर करें, अमेरिकन के साथ। बल्कि यहाँ तक कि नॉर्दर्न अलायंस को उन्होंने कहा कि आप अपने जो ऑपरेशंस हैं कोऑर्डिनेट करें अमेरिकन के साथ, ताकि तालिबान के खिलाफ एक कंसर्टेड एफर्ट जो है वो सामने आ सके। अमेरिकन मिलिट्री ने तो ज़बरदस्त वो सिलसिला शुरू किया और साथ ही उन्होंने, आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को 2001 को उन्होंने इन्वेजन कर दी। अब उसमें ये हुआ कि जब ये सिलसिला चल रहा था, तो ज़ाहिर है ये इस ऑपरेशन की वजह से जो कि रशियंस ने उनको, सोवियत यूनियन ने उनके लिए आसानियाँ पैदा की, उसमें अमेरिकन्स की लाइव्स, उनका सारा कुछ जो था वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ। यानी जो उन्होंने दूसरे ऑपरेशंस में जो उन्हें रिस्क वगैरह होने थे, वो इस ऑपरेशन में नहीं हुए, क्योंकि उनकी सारी की सारी इंटेलिजेंस जो थी नॉर्दर्न अलायंस के हवाले से, वो उनको मिल गई। बल्कि फिर ये हुआ कि प्यूटिन साहब जो हैं, उन्होंने नवंबर 15 को विज़िट किया प्रेसिडेंट बुश की टेक्सास की रैंच पे और उस वक़्त फिर जब वहाँ पे गए, तो प्रेसिडेंट बुश ने, मुझे याद है कि क्रॉफोर्ड में जो उनका हाई स्कूल वहाँ पे था, उसमें वो गए और उन्होंने कहा कि रशियन काउंटर पार्ट जो मेरे हैं, वो एक बड़े न्यू स्टाइल के, यानी वक्री टाइप के लीडर हैं। वो एक मुस्लिम हैं, ठीक है ना? एक रिफॉर्मर हैं और एक ऐसा आदमी जो कि हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया है। और उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में था, तो रशिया जो था उसको हम एक एनिमी समझते थे। लेकिन अब जो यहाँ पे इस स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो कह सकते हैं कि रशिया हमारा एक दोस्त है। अच्छा, अब यहाँ पे जब अफ़गानिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया था, लड़ाई शुरू हो चुकी हुई थी, अमेरिकन्स वहाँ पे चले गए हुए थे, तो बुश साहब जो हैं, उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो बुश को पुतिन ने ये कहा कि हम ऐसे करते हैं, हम दोनों बड़ी पावर्स हैं, हम मिल के ना एक ऐसा काम करते हैं दुनिया में कि अमन आ जाए, अच्छे तरीके से लोग रहें और एक फुल स्केल पार्टनरशिप जो है, वो क्रिएट करते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं। अब जब उन्होंने ये कहा, तो
बुश ने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त से काम हो जाएगा। बल्कि फिर एक यूएस का जो रूस का एक एनुअल फोरम होता है, कांग्रेस में उनके जो मेंबर्स थे, उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया जी कि क्रेमलिन में यानी रूस में हमारा आदमी इस वक़्त मौजूद है। ये इतनी ज़बरदस्त दोस्ती सो कॉल्ड उनकी आगे बढ़ी कि वो इस हद तक चले गए। लेकिन कुछ दिन ही हुए तो उनकी नज़र लग गई। 1 महीना भी नहीं गुज़रा था कि टेक्सास की इस मीटिंग को कि जो बुश साहब हैं, उन्होंने बगैर कुछ सोचे-समझे तो ख़ैर ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। लेकिन पुतिन साहब को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि जी हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से, ठीक है ना, जो एबीएम ट्रीटी थी, उसमें से हम विथड्रॉ कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा एक स्नब था उनके लिए। और फिर दूसरी बात ये थी कि अफ़गानिस्तान में वहाँ पे जो हुआ, तालिबान को उन्होंने निकाल दिया, तो वहाँ पे विक्ट्री डिक्लेयर करने की बजाय उन्होंने ये किया कि उन्होंने इराक के ऊपर अटैक करने का वो शुरू कर दिया। और जिस तरह बिल्कुल उस तरह सीनियर बुश ने जहाँ पे कुवैत में जिस तरह किया था, बिल्कुल उसी तरह। तो अब उससे ये हुआ कि न सिर्फ रशिया बल्कि जो अमेरिका के जो क्लोजेस्ट एलाइज थे, फ्रांस और जर्मनी, उन्हें भी बड़ा ये ऑब्जेक्शन हुआ कि यार ये इन्होंने क्या किया? ये तो हमसे इन्होंने पूछा भी नहीं है। और एक तरफ मामला अभी मुकम्मल नहीं हुए कि आपने इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी है। फिर सबसे बड़ा जो काम किया बुश ने, वो ये किया कि नेटो की जो ईस्टर्न एक्सपेंशन है, वो शुरू कर दी। यानी जो सोवियत रिपब्लिक्स हैं, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, ये स्तान्स वगैरह जो हैं सारे, इनको अप्रोच करना शुरू कर दिया और इंक्लूडिंग यूक्रेन, इन्होंने और जॉर्जिया को नेटो में लिया। अब उससे रशिया ने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो फिर उनके कान खटके कि भई ये तो काम खराब हो रहा है। तो रशिया की जो ट्रांज़िशन थी फ्रॉम फ्रेंड टू फो, एक दुश्मन तक, वो शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं काम चलेगा। और फिर सदर बुश को एक्चुअली लोगों ने ये कहा कि आप माशाल्लाह बड़े ही सियाने आदमी हैं, हमें रूस के साथ दोस्ती नहीं चाहिए, हमें रूस के साथ दुश्मनी चाहिए, एनमिटी चाहिए, ताकि हम अपना जो मिलिट्री का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको हम सस्टेन कर सकें। ये आप दोस्तियाँ-सोस्तियाँ जो करते फिर रहे हैं ना, ये हमारा मकसद नहीं है। तो इस तरह करके आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो एक आप कह रहे हैं कि वन्स इन अ सेंचुरी चांस जो था, जो एक रूस के साथ मिलके दोस्ती करके दुनिया में थोड़ा बहुत हालात बेहतर करने का एक जो मौका था, वो इन्होंने इस तरह ज़ाया कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एम्पायर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी, कंट्रीज़ की ज़िंदगियों में भी, इसी तरह इंडिविजुअल्स की ज़िंदगियों में भी कई मौके ऐसे आते हैं, जहाँ पे अगर आप कोई अच्छा डिसीज़न कर लें, तो वो सारी ज़िंदगी आपकी बदल जाती है, और अगर आप बुरा कर लें, तो आपकी तबाही हो जाती है। ये एक डिसीज़न जो था, आप उसका देखें कि उसका इम्पैक्ट आज तक हम फेस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि, बल्कि आपको याद होगा कि 1996 में एक मज़मून लिखा गया था फॉरेन अफेयर्स में। क्या नाम था? क्रिस्टल, रॉबर्ट केगन और क्रिस्टल जो थे, विलियम क्रिस्टल, उन्होंने ये लिखा था कि जो यूएस को एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी परस्यू करनी चाहिए जो कि बेस्ड ऑन हेजमनी हो, ग्लोबल हेजमनी। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये होना चाहिए कि हमने दुनिया में जाके तबाही फेर देनी है, और हमारी वी आर अ हेजेमॉन, हम लोग पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के सोवियत यूनियन में जो ट्रॉट्स्की के लोग थे, जिनको ट्रॉट्स्कीइस्ट्स कहते हैं या बोल्शेविक्स कह लें आप, उनकी भी एक बड़ी पॉइजनस किस्म की यूटोपियन डॉक्ट्रिन था कि हमने भी इस तरह ही दुनिया बिठा जाना है, जिसने बेसिकली उनको सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया और सोवियत यूनियन जो था वो टुकड़े-टुकड़े हो गया। अच्छा, एक तो ये वाकया। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाता हूँ, वो अभी आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में, इससे रिलेट करती है। और इसलिए मैंने आपको थंबनेल में ये लिखा कि जो बाइडेन के दिफा में, क्योंकि इसमें आपको नज़र आएगा कि जो बाइडेन का क्या किरदार रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये अक्टूबर 9 का दिन है, 2009, और ये वही दिन है जिस दिन ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा। यानी जिसने दुनिया में तबाही फेरी और लाखों लोगों को तह-तह करने में अपना एक किरदार अदा किया, उसको नोबेल वाले जो हैं वो पीस प्राइज़ दे रहे हैं। उसी दिन, उस दिन ये मीटिंग हो रही है। और इसमें कौन है? इसमें वाइस प्रेज़िडेंट है, जो बाइडेन थे, टॉप जनरल्स हैं, हिलरी क्लिंटन है, कैबिनेट के ऑफिशियल्स हैं। और इसमें हो क्या रहा है?
इसमें इस मीटिंग में हैश आउट किया जा रहा है उस स्ट्रैटेजी को कि जिसमें जनरल्स कह रहे हैं कि जी हमें कोई 85,000 40 से लेकर 85,000 तक मज़ीद ट्रूप्स चाहिए हैं अफ़गानिस्तान में, और वरना हमारे लिए मसाइल हो जाएँगे। और उस वक़्त ये सोचा थी कि 8 साल तकरीबन हो चुके हुए थे जंग को, और जंग चल रही थी। बुश के बाद ओबामा आ चुके हुए थे, 1 साल तकरीबन उनको हो चुका हुआ था। तो बुश को भी वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में वो उसको ले गए। तो जनरल जो थे वहाँ पे मौजूद, वो जनरल आपको याद होगा कि एक जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल थे, और दूसरे थे डेविड पेट्रियस, बड़ा मशहूर, और उसमें टॉप ब्रास वहाँ पे मौजूद। और वो कह रहे थे कि जी हमें 85,000 तक जो है ना वो ट्रूप्स चाहिए काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, और फिर ये है कि उनको जो अफगान फोर्सेज उनको हमने रिक्रूट एंड ट्रेन भी करना है, और उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। अब ये जो कहानियां नहीं है, मैं अपनी तरफ नहीं आपको बता रहा, ये बॉब वुडवर्ड्स, याद है आपको वाटरगेट स्कैंडल वाले, बॉब वुडवर्ड्स की बुक है ओबामा's वॉर्स, ये बड़ी मशहूर बुक है, ये इसमें उन्होंने इसको सारा लिखा है। तो इसलिए रेफरेंस के तौर पर जिन लोगों ने पढ़ना है उसको वो पढ़ लें। अच्छा, अब ये जो इसमें मौजूद थे तमाम के तमाम जो चाह रहे थे कि सर्ज हो ट्रुप्स की, उसमें उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे जो बाइडेन खड़ा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट है, और जो सबसे बड़ा अपोनेंट है उनका। अच्छा, अब उसमें उन्होंने ये कहा जी कि 1 साल हमें चाहिए जिसमें हम ये चीज़ें सही कर सकें। तो बाइडेन ने उनसे पूछा, भई 1 साल में आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मामलात को ठीक कर लें, और जो फोर्सेज़ हैं इनकी अफ़गान फोर्सेज़, उनको अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। अब बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने मैक्रिस्टल से ये पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि सक्सेस जो है वो एक रिलायबल स्ट्रॉन्ग पार्टनर के तौर पर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो क्या वो रिलायबल है? तो मैक्रिस्टल ने आगे से जवाब दिया कि ये तो नहीं है इतनी ज़्यादा रिलायबल। फिर उसने बाइडेन ने उनके साथ ही खड़े हुए थे आइकनबेरी। अब आइकनबेरी कौन थे? ये जनरल थे फॉर्मर, लेकिन उस वक़्त ये अफ़गानिस्तान में सफ़ीर थे। तो जनरल से उन्होंने पूछा कि यार आप मुझे बताएँ कि आपकी एस्टिमेशन में क्या ये पॉसिबल है? तो आइकनबेरी ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और उसने कहा कि जो वहाँ पे जो पार्टनर है हमारा, जो अफ़गान गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो रिलायबल भी नहीं है। और फिर उन्होंने 10 मिनट की असेसमेंट अपनी दी, और उन्होंने कहा कि ये हमारे जो पार्टनर हैं वहाँ पे, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर हम ये कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं लोगों ट्रुप्स को लेके जाके, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड, ये स्ट्रैटेजी जो है, इसमें आप ट्रांसफ़र को भी ऐड करें, यानी क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफ़र, यानी आप जो भी कुछ बना रहे हैं वहाँ पे, वो फिर आप अफ़गान्स को ट्रांसफ़र भी करें, तब जाके इसका कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बहस चल रही थी, तो उन्होंने ये भी, आइकनबेरी ने ये भी कहा कि मैं इसको भी चैलेंज करता हूँ कि जो यूएस और अफ़गान गवर्नमेंट का जो आपस का ताल्लुक है, वो भी यकजा नहीं है और यकजहत भी नहीं है। यानी वो अलाइन्ड नहीं है। आप कहीं और सोच रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वो कहीं और सोच रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो आप यकजहती आपके अंदर नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ। अब हालाँकि ये फॉर्मर जनरल है, लेकिन चूँकि सफ़ीर थे इसलिए वो चीज़ों को समझते थे। अब जो पेट्रियस हैं, जनरल पेट्रियस, उन्होंने ये कहा जी कि ये बात आपकी ठीक है। गवर्नमेंट जो है ये एक क्रिमिनल्स का सिंडिकेट है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें अचीव करना है अपने गोल्स को, और इम्प्रूव करनी है अपनी सिक्योरिटी को। और हमने ये जो जो हमें टैक्टिकल गेन्स मिले हैं, उनको हमने ऑपरेशनल मोमेंटम में लेके आना है, ताकि हम उसको हमारे स्ट्रेटेजिक गेन्स जो हैं वो हमें मिलने शुरू हो जाएँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इन तमाम उमूर के बावजूद, मैं जनरल मैक्रिस्टल ने जो रिक्वेस्ट की है कि हमें ज़्यादा ट्रूप्स चाहिए, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। तो उन्होंने इसके लड़ाई में वोट डाल दिया अपना। अब बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट क्रिमिनल है अफ़गानियों की, तो फिर मुझे ये ज़रा समझा दें कि ट्रूप्स की जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा चाहिए आपको, वो क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे वहाँ पे? वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अब उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जनाब ये तो छोड़ेंगे। तो बाइडेन के जो क्वेश्चन्स थे ना, उन्होंने फिर बाकियों ने इग्नोर करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो बार-बार पूछ रहे थे कि आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये हो नहीं सकता। तो बाइडेन की जो लीड्स थी, उनको ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर किया, और फिर हमने देखा कि उसके बाद
साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अब इसमें देखें, बाइडेन के जो कमेंट्स थे, उनको किसी ने नोट नहीं किया। वो बाइडेन जो थे, वो डिफेंस सेक्रेटरी बॉब गेट्स थे उस वक़्त, उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मैकरिस्टल के ऊपर भी कर रहे थे और पेट्रियस के ऊपर भी कर रहे थे। लेकिन किसी ने उनको दरखुरे इतना ही नहीं समझा। उन्होंने बल्कि फिर पूछा कि मुझे ये बताएँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये राइट डायरेक्शन में हम चले जाएँगे, इस पे कितना टाइम लगेगा? फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अफ़गान की जो है, वो इम्प्रूव नहीं करती है और आपके पास ट्रूप्स भी आ जाते हैं, 1 साल भी आपको मिल जाता है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? फाइनली जो आइकनबेरी थे, जो कि फॉर्मर जनरल थे, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमने पिछले 5 सालों में कुछ ना कुछ पॉकेट्स ऑफ सक्सेस और प्रोग्रेस हैं, वो हमने अचीव की हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो बड़े-बड़े नताइज हैं, उनकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब उसमें वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन भी थी। उन्होंने भी ये कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें इसमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि कोलैप्स को रोकने के लिए, अगर अफ़गान गवर्नमेंट को के कोलैप्स को रोकना है, तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम वहाँ पे ट्रूप्स को भेजें। उन्होंने भी जनरल्स के पलड़े में अपना वज़न डाल दिया। अब वहाँ पे आपको याद होगा, एक होते थे रिचर्ड होलब्रूक, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। रिचर्ड होलब्रूक जो थे स्पेशल एनवॉय फॉर अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान थे, अक्सर पाकिस्तान भी आते थे, बड़ा टफ आदमी था। उनके बारे में कहते हैं कि वो सीधी बात मुँह पे करते थे। उन्होंने ये कहा, बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जनाब, हमारी जो प्रेज़ेंस है ना वहाँ पे, हमारी प्रेज़ेंस ही करप्शन की वजह है। हमारी प्रेज़ेंस जो है, दैट इज़ द करप्टिंग फोर्स, ये करप्ट कर रही है। ये सारे सिस्टम को करप्ट कर रही है, हमारी हमारी जो वहाँ पे मौजूदगी है। और उन्होंने कहा कि हमारे हमारे जो लोग हैं, वो इतने मजबूर हैं कि उन्हें वो तालिबान को फाइनेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि तालिबान उस वक़्त भी अफ़गानिस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर कंट्रोल में थे। तालिबान को अमेरिकन फौजी पे करते थे, उधर से गुज़रने के लिए, उनकी सड़कें यूज़ करने के लिए, वहाँ पे चौकियों से गुज़रते हुए उनको टो देने के लिए, और वैसे भी उनको रैंसम वगैरह देने के लिए, जो भी उनको कोई गुज़रने के लिए फंड वगैरह उन्होंने रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब अगर आप ज़्यादा ट्रूप्स भेजेंगे, देखिए नुकता उसका देखें। वो कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा ट्रूप्स भेजेंगे, ज़्यादा उनकी ट्रैफ़िक चलेगी उधर उन इलाकों में, आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे तालिबान को और तालिबान को बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे, आप फंड कर रहे होंगे। यानी उस वक़्त भी तालिबान की पोज़ीशन आप देखें कि कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो तालिबान उनको उनसे पैसे लेते थे। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि जितने भी आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सब फेक है। और रिचर्ड होलब्रूक उस वक़्त भी कह रहा था। वो कहता है कि 80% जो आप कह रहे हैं कि ये हमने बनाई हुई है फ़ौज, ये इलिटरेट है। ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये क्या चलाएँगे आपके जहाज़ या आपकी जो फ़ौजी इक्विपमेंट वगैरह है। फिर उसने कहा कि दूसरी बात ये है कि ड्रग एडिक्शन जो है, वो बहुत कॉमन हो चुकी है। तीसरी उसने ये बात की कि घोस्ट ऑफिसर्स हैं, जो हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, लेकिन उनके पे चेक्स जो हैं, वो लोग ले रहे हैं और वो अपना काम चला रहे हैं। एक और बात उन्होंने ये की कि 25% एट्रिशन रेट है आपकी फ़ौज के अंदर, जो कि अफ़गान फ़ोर्स है। तो उसने कहा कि जितना भी आप उनको पैसे देते जाएँगे, ये अभी भी प्रूव हो रहा है ना, इसी वजह से देखें कैसे इवेपोरेट हो गया सारा कुछ। उसके अल्फाज़ थे रिचर्ड होलब्रूक के, उसने कहा कि आप ऐसे ही कर रहे हैं जैसे आप एक बकेट है, एक टोकरी है, उसमें आप पानी डाल रहे हैं और नीचे से उसके सुराख है, तो क्या होगा? सारे का सारा पानी नीचे चला जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो अब इस तरह के जो लोग थे, वो इस मीटिंग में मौजूद थे, उनकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो इस तरह की बात करते थे, अनकम्फर्टेबल ट्रुथ्स जिसको कहते हैं, कि कड़वा सच वो बोल देते थे, तो लोग उनको इग्नोर करना शुरू हो गए। तो बॉब वुडवर्ड ये कहता है कि मुख्तलिफ जो सेवरल नोट टेकर्स थे, वो उनके पॉइंट्स ही नहीं लिखते थे, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये हुआ कि जो सच बोलता है उसके साथ तो फिर यही होता है। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने जो एतमाद था ओबामा का, वो लूज़ कर दिया और वो काम शुरू हो गया फिर दूसरे वाला। और काम क्या हुआ कि 1 दिसंबर को 2009 को ओबामा साहब ने अनाउंस कर दिया कि हम 40,000 मज़ीद फ़ौजी जो हैं, वो अफ़गानिस्तान में भेज रहे हैं। अब उससे क्या हुआ, सर्च हो गई और अफ़गानिस्तान का जो मामला
था वो बढ़ता चला गया, और वो जो गंद ओबामा ने डाला और उनकी वजह से डाला और उनके जनरल्स की वजह से डाला, आज वही गंद जो है, ये जो मेरे पीछे आपको तस्वीर नजर आ रही है, इनको साफ करना पड़ रहा है। और आज सारे का सारा क्रिटिसिज्म जो है ओबामा की बजाय वो इनके ऊपर आ गया है। तो अब देखें कि कैसे कैसे लोग कितने कितने बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो ले जाते हैं, और मफादात क्या होते हैं उनके पीछे, और किस तरीके से वो एक रिगार्डलेस ऑफ एनी लॉसेस टू एनी एनी नेशन, वो ये सोचते हैं कि किसका कितना नुकसान होगा, कितना लोग चले जाएंगे, मर जाएंगे, कितना हमारा नुकसान होगा, लेकिन वो अपने पर्सनल, अपने जो उनके एम्पायर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके पूरा करने के लिए तबाही कर देते हैं। 12 साल हो गए हैं, उसके बाद अगर वहीं पे ये रोक देते तो कितना बड़ा नुकसान था, जो रुक जाता, जो बच सकता था, और आज बाइडेन साहब भी आराम से सुख का सांस लेके अपनी सदारत जो थी वो आगे निभा सकते थे। इस पर तजदीद जारी रहेगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।